अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम योर इंस्ट्रक्टर ऑन एजुकेशनल साइकोलॉजी। अभी तक हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट का जिक्र किया आपके साथ। आज हम आपको एक नए टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराएंगे जो एक्चुअली बहुत ही अहमियत का हामिल है स्कूल कॉलेज टीचिंग में। उस टॉपिक के दो ऑफशूट्स हैं और उन दोनों का आज हम जिक्र करेंगे। चलिए देखते हैं कि वो टॉपिक्स क्या हैं और उनके ऑफशूट्स क्या हैं। आज जिस चीज का हम जिक्र करने जा रहे हैं दैट रिलेट्स टू द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ अग्रेसिव बिहेवियर इन चिल्ड्रन। हम आपको बताएंगे कि स्टूडेंट्स जो हैं उनमें अग्रेसिव बिहेवियर, जरूरत से ज्यादा मार पीट का रुझान क्यों है, उसके क्या क्या नुकसानात हैं, उसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, और आप एक उस्ताद की हैसियत से और आपका ग्रुप एक असातिज़ा की हैसियत से या आप वालिदैन की हैसियत से या दोस्तों की हैसियत से या उनके मेंटोर्स और गाइड्स की हैसियत से आप बच्चों को कैसे बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि अग्रेशन पे कैसे कंट्रोल करना चाहिए। तो एक तो इस चीज का हम जिक्र करेंगे। दूसरी चीज का जो हम आज जिक्र करेंगे वो भी निहायत अहम हमारा टॉपिक है एजुकेशनल साइकोलॉजी में, एंड दैट रिलेट्स टू चीटिंग। Cheating in examinations, cheating in schoolwork, cheating in social relationships, cheating with your own self. ये भी एक अहम टॉपिक है एजुकेशनल साइकोलॉजी का। मैं आपको एक ज़िम्नन गुजारिश करूं कि चीटिंग सिर्फ हमारे माशरे का मसला नहीं है। रिसर्च शोज that cheating in academics and educational systems is a worldwide phenomena. A worldwide phenomena. Some surveys have pointed out that in the North American continents and the European continents, when anonymous surveys were carried out by researchers, it was clarified, it was shown, it became evident that 45 to about 50% of students belonging to higher level of education, that is college and university, that is after the years of 5 or 10 years of regular education, accept the fact that they have cheated. 45% of them, according to some surveys, accept the fact that they have cheated in their exams. आप इमेजिन कीजिए कि ये तकरीबन आधे से ज्यादा पॉपुलेशन जो है हमारे स्टूडेंट्स की वर्ल्ड वाइड तमाम दुनिया में ये एक्सेप्ट कर रही है कि वो चीटिंग करते हैं। देखिए किस कदर अहम प्रॉब्लम है। और चीटिंग जो है इम्तिहान में वो एक ऐसी बुनियादी खामी है जिसकी बिना पे एजुकेशन का पर्पस ही खत्म हो जाता है। एक बच्चा अलिफ जो है वो तैयारी करके इम्तिहान दे रहा है और दूसरा बच्चा बे जो है वो उस तैयारी शुदा मवाद को नकल करके इम्तिहान दे रहा है, और दोनों बच्चों के ग्रेड एक से आ रहे हैं या एक का दूसरे से ज्यादा या कम आ रहा है। जो दूसरा बच्चा है जिसने चीटिंग इख्तियार करके अपने ग्रेड हासिल किए हैं, यू कैन वेल इमेजिन व्हाट वुड हैपन टू हिज एम्प्लॉयर्स, व्हाट वुड हैपन टू द मार्केट दैट ही जॉइन्स एज एन एम्प्लॉई, व्हाट काइंड ऑफ फंक्शंस कैन ही परफॉर्म। He has not mastered the task that he was supposed to master in his school or college, but he has passed the exam as a result of cheating
and that cheating has led to defrauding future employers. इसका बहुत गहरा ताल्लुक है एक तमाम हमारी माशरती जिंदगी से. इसलिए चीटिंग जो है एग्जामिनेशंस में और स्कूल वर्क में उसको बहुत गहराई से पढ़ा गया है, मुताला किया गया है, और आपको भी बहैसियत एक उस्ताद बहुत गहराई से इसका मुताला करना चाहिए और तरीका हायकार इख्तियार करने चाहिए कि आप इसको कैसे खत्म कर सकते हैं. चलिए पहले जिक्र करते हैं पहली चीज का जिस पे हमने कहा था अग्रेशन. Psychologists have identified that there are various types of aggressive behavior in children. We are talking about school-going children. School-going children show that there are many forms that aggression can take. We will talk about the first form of aggression, and that is called instrumental aggression. Instrumental aggression से क्या मुराद है? इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन से ये मुराद है कि जो अग्रेसर है, जो ज्यादती कर रहा है, जो गुस्से का इजहार कर रहा है, जो बच्चा या नौजवान जरूरत से ज्यादा ऐसे बिहेवियर शो कर रहा है जिससे दूसरे को या उसके इर्द गिर्द के लोगों को कोई नुकसान पहुंचे, वो अग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहा है. लेकिन इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन as opposed to another kind of aggression, another form of aggression, is meant to gain control of something or some object and not to hurt the other person. ये बात अग्रेशन से मुतल्लिक आपको क्लासरूम में खास मद्देनजर रखनी चाहिए कि बच्चे पेंसिल हासिल करने के लिए शार्पनर या रबर, इरेजर लेने के लिए, कलम दवात लेने के लिए, ब्लैंक शीट ऑफ पेपर लेने के लिए एक दूसरे से लड़ सकते हैं, एक दूसरे पे ज्यादती कर सकते हैं, एक दूसरे के कान खींच सकते हैं, गालम गलोच कर सकते हैं. These are all forms of various types of aggression, but psychologists call this instrumental aggression because the intention here of the person is not to hurt the other person, not to hurt the other child, but to gain control. Gain control in terms of a pencil or an eraser, a rubber, a pen or something. तो ये खास ख्याल रहे कि इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन जो है वो उस चीज से मुतल्लिक है जिस चीज पे एक शख्स जो है जिस चीज को वो शख्स हासिल करना चाहता है. इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन is the first form of aggression that children may show in the classroom, where the intention is not to hurt, but to gain possession. आपको बात अच्छी तरह से समझ आ गई है. मैं ये इसलिए आपको पॉइंट आउट कर रहा हूं, माहिरीन नफ्सियात ने इसलिए इसकी क्लैरिफिकेशन की है, क्योंकि अगर आपको एज टीचर इस बात का इल्म होगा दैट इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन इज बीइंग एम्प्लॉयड as a technology, as a technique to gain control of something, then you can have developed strategies so that जिस चीज के बारे में बच्चे कंट्रोल गेन करना चाह रहे हैं वो शेयर करना सीख लें. टेक द केस ऑफ ए पेंसिल और ए इरेजर. इफ two children are contesting or indulging in aggression related to the use of a pencil or an eraser, then you as a teacher, if you know the difference between one kind of aggression and the other kind of aggression, you know it is instrumental aggression, so you can step in and tell them that they could share the eraser or the pencil and thereby remove the cause of aggression, which is instrumental aggression. इसलिए भी आपके लिए ये जानना जरूरी है कि अगर आप ये जानेंगे कि इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन इज मेंट फॉर गेनिंग कंट्रोल, देन यू कैन डिवाइज स्ट्रैटेजीज बाय विच two people or more than two people can share
the thing over which they are getting into aggressive behavior. तो ये बात आपके जहन में खास तौर पे मद्देनजर रहनी चाहिए. The other kind of aggression is what psychologists, educational psychologists call hostile aggression. Hostile aggression is different from instrumental aggression. Here, the intention of the aggressor is to harm the other person. Hostile aggression is different from instrumental aggression because the intention in instrumental aggression is to gain control of some object, whereas in hostile aggression, the intention of the aggressor is to hurt the other person. Not to gain control, but to hurt the other person. अब इसके भी आगे से hostile aggression के भी दो जरियाए इजहार हो सकते हैं. पहले तो आप ये बात गौर से समझ लीजिए कि इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन और होस्टाइल अग्रेशन में फर्क है. इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन इज द इंटेंशन इज नॉट टू हर्ट द अदर पर्सन बट टू गेन कंट्रोल. इन होस्टाइल अग्रेशन द इंटेंशन इज टू हर्ट द अदर पर्सन, not necessarily to gain control of something. यह खास आपको जहन में रहनी चाहिए बात. होस्टाइल एग्रेशन के भी आगे से दो मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं. एक जिसको माहिरीन नफ्सियात कहते हैं ओवर्ट एग्रेशन, एंड द सेकंड व्हाट दे कॉल रिलेशनल एग्रेशन. पहले ओवर्ट एग्रेशन की बात करते हैं. ओवर्ट एग्रेशन refers to an actual physical attack. Remember, we are talking about the second category of aggression in children related to educational psychology. हम इसको सिर्फ फिलहाल एजुकेशनल साइकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, इसलिए ये भी आपके मद्देनजर रहना चाहिए कि अग्रेशन का जो हम जिक्र कर रहे हैं वो इन ब्रॉडर रेफरेंस टू एजुकेशनल साइकोलॉजी कर रहे हैं. इसमें हमने इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन और होस्टाइल अग्रेशन का जिक्र किया. इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन इज जब वो एक बच्चा कोई चीज लेना चाहता है और वो अग्रेसिव बिहेवियर जाहिर करता है. होस्टाइल अग्रेशन इज व्हेन द इंटेंशन इज टू हर्ट द अदर पर्सन. द हर्ट may be carried out in terms of physical attack or the hurt may be carried out in terms of relational attacks. इसका भी डिटेल हम आपको बता देते हैं. Overt aggression is when a child actually physically attacks the other person. थप्पड़, पत्थर, ईंट, ऐसी चीजों से अगर एक बच्चा दूसरे बच्चे पे ज्यादती कर रहा है तो माहिरीन नफ्सियात इसको होस्टाइल अग्रेशन का नाम देंगे और होस्टाइल अग्रेशन में इसकी क्लासिफिकेशन वो करेंगे इन द ब्रॉडर एरिया ऑफ ओवर्ट अग्रेशन. होस्टाइल अग्रेशन की दूसरी क्लास जो है दैट इज रिलेशनल अग्रेशन. रिलेशनल अग्रेशन से क्या मुराद है कि यहां इंटेंशन अग्रेसर की ये नहीं है कि दूसरे को गुजंत पहुंचे, दूसरे को चोट पहुंचे, बल्कि वो चाहता है, अग्रेसर चाहता है कि जिस पे वो अग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहा है उस शख्स के सोशल, माशरती, दोस्ताना ताल्लुकात दूसरे लोगों से खराब हो जाएं. यहां पर अग्रेसर जो है, जो बच्चा ज्यादती कर रहा है, वो दूसरे बच्चों पे या दूसरे बच्चे पे कोई फिजिकल अटैक नहीं कर रहा, बल्कि वो अपने अग्रेशन का इजहार कर रहा है इस तरीके से कि दूसरे इर्द गिर्द के लोग जो हैं, जो पीयर्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, वो बदजन हो जाएं या जिस टारगेट पे वो बच्चा अग्रेसर बनना चाह रहा है उसको बुरा समझने लगे. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड रिलेशनल अग्रेशन. रिलेशनल अग्रेशन एंड ओवर्ट अग्रेशन
must be distinguished. These are two different forms of hostile aggression related to educational psychology. In overt aggression, the intention is to hurt. In relational aggression, the intention is to hurt, not physically, but by damaging social relationships of the other person upon whom aggression is being unleashed. ये आपको बात अच्छी तरह समझ आ जानी चाहिए. एक और बात जिसका मैं आपसे खास जिक्र करना चाहूंगा वो ये है कि अग्रेशन को आपने कंफ्यूज नहीं करना असर्टिवनेस के साथ. असर्टिवनेस इज जब एक शख्स जो है वो खुद एतमादी से अपने जज्बात ख्यालात का इजहार करता है, जब वो अपने किरदार को इस तरह से ढालता है कि जो वो सोचता और समझता है उसका उस किरदार के जरिए से वाज़े इजहार हो जाए. दैट इज बीइंग असर्टिव. अगर मैं अपना नुक्ता नजर बयान करूं और क्लियरली बयान करूं तो ये असर्टिवनेस है, ये अग्रेशन नहीं है. इसलिए असर्टिवनेस और अग्रेशन को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए. हमारे बाज असातिज़ा और वालिदैन और दूसरे लोग असर्टिवनेस और अग्रेशन में फर्क नहीं करते. अग्रेशन का इंटेंशन कुछ और है. उसमें या तो इंटेंशन है कि दूसरा फिजिकली हर्ट हो या इंटेंशन है कि दूसरे के सोशल माशरती तल्लुकात जो हैं वो खराब हों. असर्टिवनेस में ये इंटेंशन नहीं है. असर्टिवनेस में इंटेंशन है प्रोटैगनिस्ट की, एक बंदे की, कि वो अपनी जो सोच है, जो अपना इंटरेस्ट है, उसका वो खुल के इजहार करे. अपनी सोच और अपने दिलचस्पी का खुल के इजहार करना, गिविंग फ्री एक्सप्रेशन to what a person thinks to be right, is an example of assertiveness and not to be confused with aggression. याद रखिए इस बात को. Assertiveness is good. Aggression may not be that good in social relations, in class relationships, in peer relationships, in friendships, in exchanging ideas. Aggression is a no-no. Aggression may lead to antagonism. लोग नाराज हो सकते हैं aggression से, चाहे वो इंस्ट्रूमेंटल है या hostile है, उसमें लोग नाराज हो सकते हैं. Assertiveness, on the other hand, is the ability or the capacity or the behavior of a person which helps the person to put across his own ideas in a clear and lucid manner. Confused आपको इस बारे में नहीं रहना चाहिए. बिल्कुल confused न रहें. Aggression is one thing. Assertiveness is another thing. Aggression is with the intention of gaining control or hurting someone. Assertiveness is giving vent to, giving explanation to, giving expression to one's own ideas, ideologies, opinions, behaviors. It might appear, assertiveness might appear in the mind of a confused beholder to be a part of aggression, but assertiveness is not a part of aggression. It is separate from aggression. Assertiveness को aggression के साथ आपको confuse नहीं करना चाहिए. एक और बात जो इस रेफरेंस में आपको देखनी चाहिए वो ये है कि aggressive behavior या assertive behavior बनता कहां से है. चलिए इस पे भी गौर करते हैं कि aggressive behavior या assertive behavior जो है बच्चों में वो कहां से आता है. चलिए पहले आप सोच के बताइए कि अग्रेसिव बिहेवियर या असर्टिव बिहेवियर की आपके ख्याल में शुरुआत कहां से होती है बच्चों में. देखें,
सबसे पहला जो उनका मदरसा है बच्चों का, जिससे वो सीखते हैं, दैट इज द होम एनवायरनमेंट. सबसे पहला जो लर्निंग सिचुएशन है in a child's life, the first thing that he learns, the first school that he learns is the cradle and the lap of the mother and the father. तो उस पंघूड़े और उस गोदी से बच्चा सीखता है टू बी असर्टिव और टू बी एग्रेसिव. तो पहला जो गहवारा है assertiveness और aggression सीखने का, that is in the home. That is where a child learns to be aggressive or assertive or timid and non-aggressive and non-assertive. और ये कैसे सीखता है बच्चा? मॉडलिंग से. देखिए, हमने आपको पहले भी बताया था कि एक तो मॉडलिंग वो है जो एक शख्स किसी एडवर्टाइजमेंट में करता है, टूथपेस्ट की, हेयर ऑयल की, दूध मिल्क प्रोडक्ट की, जूतों की, कपड़ों की. ये मुख्तलिफ किस्म के कपड़े जो हैं इनको एडवर्टाइज किया जाता है. अलिफ बे जीम लॉन और दाल खे हे रेशमी कपड़ा, ये जो हैं, ये जो लोग एडवर्टाइज करते हैं, एक तो वो मॉडल हैं. हम उन मॉडल का साइकोलॉजी में, इन एजुकेशनल साइकोलॉजी, उस मॉडलिंग का जिक्र नहीं कर रहे, बल्कि हम मॉडलिंग को एक नफ्सियाती फैक्ट और एक नफ्सियाती टॉपिक की हैसियत से पढ़ते हैं और उसका जिक्र करते हैं. मॉडलिंग इज व्हेन ए चाइल्ड सीज हिज significant others, his parents, friends, cousins, uncles and aunts do things. The child models his own behavior, modifies his own behavior, follows the behavior of the people that he observes. In this case, the elders, mother, father, uncles, brothers, sisters are models, but role models. Not to be confused with the models in the advertisements, but role models. So modeling is the most important variable in determining aggressive behavior and assertive behavior in children. Children learn to be aggressive or timid, assertive or non-assertive, depending upon the role models that they see at home. If the mother and father, brother and sisters, elder brothers and sisters around, and uncles and aunts around him are assertive and aggressive, the child tends to follow the same pattern of behavior. If the mother and the father, the uncles and aunts, and elder brothers and elder sisters are timid and non-aggressive and non-assertive, then the child tends to become same. He tends to become non-aggressive and he tends to become non-assertive. So, modeling is the most important variable in making children learn to be aggressive or to be assertive. एक और बात जो रिसर्च ने हमें दिखाई है वो ये है कि वो बच्चे जिनके घर में ज्यादा वायलेंस है, जिनके घर में माँ बाप बहन भाई बड़े लोग जो हैं वो अपनी आर्गुमेंट्स, अपने डिसएग्रीमेंट्स जो हैं वो अग्रेशन और वायलेंस के जरिए से तय करते हैं, those children tend to become more violent than others. So not only children learn violence, but from home environment, from modeling, from observing others that they hold in high esteem, but also they learn to be more violent or less violent depending upon the elders' behavior. If the elders are
more prone towards violence. Younger children also tend to become more prone towards violence and aggression. And if the elders and role models are less prone to aggression, so do children become less prone to aggression. वो घराने जिनमें, वो माशरे जिनमें ज्यादा अग्रेशन पाया जाता है, वो अपने बच्चों में ज्यादा अग्रेशन ब्रीड करते हैं. वो घराने और वो माशरे अपने बच्चों में ज्यादा अग्रेशन को ब्रीड करते हैं, उनके ज्यादा बीज डालते हैं उन बच्चों में टू बी अग्रेसिव. क्योंकि हम माहिरीन नफ्सियात देख चुके हैं कि अग्रेशन जो है वो मॉडलिंग से बनता है. एक और अहम बात जो है मॉडलिंग में वो ये है कि घर के माहौल के अलावा जो बच्चे मॉडलिंग करते हैं, जो अपने बिहेवियर को मोल्ड करते हैं, वो मोल्ड करते हैं फ्रॉम देयर हीरोज एंड हीरोइंस that they watch on television and video games and in comic books and read about in magazines and in books and in cinemas and in theaters. बच्चे जो प्रोग्राम टेलीविजन पे देखते हैं, बच्चे जो अखबारों और कॉमिक बुक्स में पढ़ते हैं, बच्चे जो नॉवेल्स में देखते हैं, बच्चे जो वीडियो गेम्स देखते हैं, उनका बच्चों की नफ्सियात पर निहायत गहरा असर है, खास तौर पर बच्चों के अग्रेशन और असर्टिवनेस पे. ये बात आपको खास मद्देनजर रखनी चाहिए और आपको इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए दैट यू शुड मेक श्योर that if you want your children not to be aggressive, not to be violent, not to gain arguments through violent means, then they make sure that your children, your wards, people that you have access to, young people that you have access to, they are not exposed to violent video games or violent TV programs or violent novels or violent films. These sources are most important in teaching children to be violent or non-violent. बहुत सी तहकीकात में ये देखा गया है कि वो बच्चे जिन्होंने वायलेंट टीवी प्रोग्राम्स देखे हैं और वो बच्चे जिन्होंने वायलेंट टीवी प्रोग्राम्स नहीं देखे हैं, वो सिमिलर सिचुएशन में डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं. दोज एक्सपोज टू वायलेंट टीवी प्रोग्राम्स बिकम अग्रेसिव एंड दोज एक्सपोज टू नॉट एक्सपोज टू वायलेंट टीवी प्रोग्राम्स डू नॉट बिकम अग्रेसिव. ये बड़ा क्लियर फर्क हमारे सामने आ चुका है इन द लास्ट 10 to 15 years. So, observing violence, observing aggression in video games, in television, in films, in books, readings, newspapers, magazines, if children are observing violence, then they tend to become more violent and aggressive. इसलिए आपको एक टीचर की हैसियत से, एक उस्ताद की हैसियत से, एक बड़े की हैसियत से ख्याल रखना चाहिए कि आपके बच्चे जो हैं वो जरूरत से ज्यादा वायलेंट प्रोग्राम न देखें. हम जानते हैं कि दुनिया के बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिनमें उन ममालिक ने सरकारी तौर पर ऐसे प्रोग्राम टेलीविजन पे चलने से बैन किए हुए हैं जिनमें वायलेंस दिखाई जाती है. ये मैं समझता हूं, मेरा जाती ख्याल है और अक्सर माहिरीन का ख्याल भी यही है कि वायलेंट प्रोग्राम्स को बैन करना बच्चों के लिए, वायलेंट कार्टून्स को बैन करना बच्चों के लिए एक निहायत अहम फैक्टर है टू स्टॉप चिल्ड्रन फ्रॉम बिकमिंग अग्रेसिव. तो अगर आप
उस्ताद की हैसियत से ये इंश्योर करें कि बच्चे आपके खुद बच्चे या आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो वायलेंट प्रोग्राम्स नहीं देख रहे, तो आप उन बच्चों में वायलेंस जो है, अग्रेशन जो है वो कम करेंगे। इस ज़िमन में टीचर जो है वो एक और अहम रोल भी अदा कर सकते हैं। टीचर्स बच्चों को बता सकते हैं, दूसरा अहम रोल यह है कि टीचर्स बच्चों को बता सकते हैं, आप बच्चों को बता सकते हैं कि जो प्रोग्राम बच्चे टेलीविजन पे देख रहे हैं जिसमें वायलेंस दिखाई जा रही है, जो वीडियो गेम्स बच्चे देख रहे हैं जिसमें वायलेंस दिखाई जा रही है, जो कॉमिक बुक्स किताबें या अखबार वगैरह बच्चे पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं जिनमें वायलेंस दिखाई जा रही है, दैट वायलेंस इज नॉट रियल। A cartoon violence has to be explained to the children by the teacher as cartoon violence. If you explain to children that TV violence that are being showed in cartoons is just in cartoons, that it is just in fantasy, that it is not showing violence as it actually exists, but that violence is separated from what is being shown. तो जब आप ऐसा करेंगे तो जो वायलेंट प्रोग्राम्स का या वीडियो गेम्स का असर है इन ब्रीडिंग वायलेंस वुड बी लेसन्ड इन चिल्ड्रन, वो असर जो है वो कम हो जाएगा। इसलिए एसातिज़ा जो है उनकी ये भी ड्यूटी बनती है कि वो बच्चों को एक्सप्लेन करें कि वायलेंस जो है वो अनरियल है। जो टीवी और वीडियो प्रोग्राम्स में वायलेंस अग्रेशन दिखाया जा रहा है वो अनरियल है, उसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर पेरेंट्स और टीचर्स ऐसा कर पाएंगे तो फिर बच्चों के लिए एक निहायत अहम खिदमत सरअंजाम दे पाएंगे। अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं और एक और अहम जो टॉपिक है अग्रेशन और वायलेंस के अलावा उसका जिक्र करते हैं, दैट इज चीटिंग। इम्तिहानों में या क्लासरूम में चीटिंग करना जो है, मैंने आपसे भी गुजारिश की थी कि ये एक वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है। सबसे पहली बात जो आपको एक टीचर की हैसियत से जाननी चाहिए वो ये है, और खास आपको मद्देनजर रखनी चाहिए, कि चीटिंग जो है वो जरूरी नहीं है कि वो डिसऑनेस्टी का एक्सप्रेशन हो। ऑफ कोर्स चीटिंग शोज ए लेवल ऑफ डिसऑनेस्टी, बट टू कंसिडर somebody who uses cheating as to be dishonest is not the quite right thing, because cheating appears, we know, only when there are lacks opportunities, when supervision is lacking, where cheating is taking place. If there is vigilant supervision, if there is a probability, if the seating arrangement is set up in a way that cheating becomes impossible, if supervision is provided diligently, if teachers during the exams take on rounds of the classes where examinations are taking place, then teachers are helping the students to lower the causes of cheating. Cheating is not to be understood completely as dishonesty. Of course it is dishonesty, but it should not be completely considered dishonesty. An added factor in cheating is the class or the exam atmosphere. वहां पर जो अगर रूल्स रिलैक्स्ड हैं, अगर सुपरविजन रिलैक्स्ड है, अगर सुपरवाइजर 200 बंदों को मिसाल के तौर पर वो सुपरवाइज कर रहा है और वो अपनी एक कुर्सी पे तमाम लोगों से हट के बैठा है, तो व्हाट इज ही प्रोवाइडिंग टू द स्टूडेंट्स? ही इज प्रोवाइडिंग देम एन अपॉर्चुनिटी टू बी इंडल्जिंग इन चीटिंग. On the other hand, if there are less students and the supervisor is going around in the class, in that case, what is the supervisor doing? The supervisor is
curtailing the probability, lessening the probability of students indulging in cheating. तो ये खास ख्याल रखिए कि चीटिंग जो है, it might be a two-way process. It is a two-way process in the sense that a student may develop a tendency to cheat one way, and the other way is that the atmosphere, the supervision is relaxed. The atmosphere in the examination hall is relaxed. The supervisor is not that vigilant in stopping people in curtailing cheating. तो ये दूसरा एंगल है चीटिंग का कि आप सिर्फ बच्चे को इल्जाम नहीं दे सकते, सिर्फ इल्जाम तो देना चाहिए उसे, लेकिन सिर्फ इल्जाम नहीं देना चाहिए, बिकॉज द एडेड फैक्टर इन चीटिंग इज द क्लास, द एग्जामिनेशन हॉल एटमोस्फियर. द मोर विजिलेंट द सुपरवाइजर इज, द मोर स्ट्रिक्ट द रूल्स आर, the lesser the probability of a student indulging in cheating. So that's how I'm saying that it is a two-way process. एक और चीज जो इसमें देखने वाली है वो ये है that if the students know that there is less chance of their being caught while cheating, the probability of cheating increases. If they know that there is less chance or zero chance of their not being caught, then cheating would become less and cheating would disappear. Research ने बार बार शो किया है कि वो supervisors during the exam who ensure that they are going around the exam area, that they have ensured that the students do not resort to using unfair means in the exam, such as looking at somebody else's paper, such as taking help from books when it is not an open book exam, taking help from notes when it is not an open book exam. Then, if those teachers and those students ensure that this atmosphere prevails, that there is strict supervision being carried out by the teacher and the supervisor, the probability of cheating becomes less. और जूं-जूं आप इस स्ट्रिक्टनेस को बढ़ाएंगे, उसी मुनासबत से उनकी चीटिंग कम होती चली जाएगी. चीटिंग का इस बात से भी गहरा ताल्लुक है कि स्टूडेंट्स क्या समझते हैं कि क्या वो पकड़े जाएंगे चीटिंग के दौरान या नहीं पकड़े जाएंगे. अगर स्टूडेंट्स जानते हैं, समझते हैं कि वो चीटिंग की वजह से पकड़े जाएंगे तो चीटिंग कम होगी. अगर वो समझते हैं कि वो चीटिंग में इंडल्ज कर भी लें तो वो पकड़े नहीं जाएंगे या उनका चांस कम है, तो फिर वो चीटिंग जो है उसमें ज्यादा बढ़ जाएगी. हमने बार बार माहिरीन नफ्सियात, हमसे मेरी मुराद माहिरीन नफ्सियात ने बार बार देखा है that same set of students, if the supervisor changes, the same set of students indulge in higher level of cheating, and when the supervisor is changed and the supervisor is a person who's more strict, the incidence of cheating decreases. Why does the incidence of cheating increase when there is a lax examiner? Because students know that they might not be caught. On the other hand, why does the probability of cheating decreases when you change the nature of the examiner? Because the students know that they will be caught. And if they know that they will be caught, then the probability of cheating becomes less. तो अगर स्टूडेंट्स को इस बात का इल्म है, वो जानते हैं कि वो पकड़े जाएंगे, तो इसलिए चीटर्स जो हैं वो चीट नहीं कर पाएंगे. और अगर वो जानते हैं चीटर्स कि वो पकड़े नहीं जाएंगे तो चीटिंग की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी. एक और फैक्टर जो है इस चीटिंग में वो भी गौर तलब है.
cheating increases with an increase in pressure on students to do well in academics. If students feel under pressure that they have to perform well, then the probability of cheating increases. If they feel that they would be okay even if they don't perform at the top grade, 5%, 2% level, then their cheating would be less. So, cheating and pressure to do well are correlated. Pressure to do well and cheating go hand in hand. All things being equal, I'm just making that comparison to make this factor more clear to you. All other factors being equal, जो कि होता एक्चुअल लाइफ में नहीं है, लेकिन आपको समझाने की गरज से हम ऐसा फर्ज कर लेते हैं कि बाकी तमाम फैक्टर्स एक से हैं और सिर्फ ये फैक्टर जो है, ये वेरिएबल है, दैट इन वन क्लास, इन वन सब्जेक्ट, इन वन इंस्टीट्यूशन, there is greater pressure to perform well in the academics. And in another class, another school, another institution, there is less pressure to perform well. The institution or the class where there is less pressure to perform well would manifest, would show lower level of cheating as compared to an institution or a class where there is higher pressure to perform well in academics. All things being equal. तो ये जो प्रेशर है to do well in academics, ये भी एक फैक्टर है जो हमारे बच्चों को माइल करता है चीटिंग की तरफ. खास ख्याल रखिएगा कि कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसी हैं हमारे मुल्क में और वर्ल्ड वाइड में जो इस बात पे स्ट्रेस देते हैं दैट स्टूडेंट्स शुड परफॉर्म एकेडमिकली अबव पार, बहुत अच्छा तवक्को रखते हैं. ऐसे इंस्टीट्यूशंस में अगर स्टैंडर्ड ऑफ सुपरविजन रिलैक्स्ड होगा तो चीटिंग भी ज्यादा होगी. वो इंस्टीट्यूशंस जहां पर ये तवक्को ज्यादा स्ट्रांग न हो दैट स्टूडेंट्स शुड परफॉर्म वेरी वेल, there, even when the supervision is not that vigilant and strict, the level of cheating is less. I hope I have been able to clarify the relationship between cheating and supervision and academic excellence expectation. Academic excellence expectation is a factor in cheating. Relaxed supervision is another factor in cheating. एक और फैक्टर जो है चीटिंग में जो आपको शायद पसंद ना आए, खास तौर पे उन लोगों को जो मेरी तरह से मेल जेंडर से मुतल्लिक हैं, that research has shown that there are intergender differences in cheating. Intergender differences in cheating. इससे क्या मुराद है? Intergender differences in cheating से मुराद ये है that research shows that males or females are both cheaters, but the incidence of cheating is higher in one gender and lower in the other gender. बताइए आपका क्या ख्याल है कि अगर we keep all other factors constant, then who would you say are more prone to cheating, males or females? ये आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया. Males are found to be more prone to cheating as compared to females. अब क्या ये चीटिंग का सिर्फ एक शख्स की जेंडर से ताल्लुक है या इसके कोई और भी फैक्टर्स हो सकते हैं? क्या हम कह दें कि सब मर्द जो हैं वो ज्यादा चीटर्स हैं, अब सब औरतें खवातीन जो हैं वो कम चीटर्स हैं?
देखें, इसकी एक और मिसाल भी मैं आपको दूं कि ये दुनिया भर में देखा गया है। अजीब सी बात है लेकिन आपको पसंद भी आएगी। ये दुनिया भर में देखा गया है दैट दोज इंस्टीट्यूशंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दोज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस which are headed by females, people have more confidence in those institutions, in those financial institutions headed by females as compared to investors' confidence in institutions which are headed by males. यानी लोग जो इन्वेस्टर्स हैं वो समझते हैं कि वो जगह जहां के बॉसेस जो हैं वो फीमेल्स हैं, वो ज्यादा फाइनेंशियल ऑनेस्टी में रहते हैं, और वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिनके बॉसेस मेल्स हैं वहां पर लोगों का उन इंस्टीट्यूशंस में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में कॉन्फिडेंस कम है। मजे की बात है, हमारे लिए ये एक सोचने का मकाम है, हमारे से मुराद मेल्स के लिए, और फीमेल्स के लिए ये खुशी का मकाम है दैट फीमेल्स व्हेन दे आर सीन टू बी द बॉसेस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, people have more confidence in those financial institutions as compared to those financial institutions where people see that the bosses are males. जिससे कुछ जाहिर ऐसे बात होगी, the implication is, although it doesn't say that in so many words, the implication is that females appear to be financially more honest and males appear to be financially less honest. I'm not using the word dishonest. We are not calling them dishonest. We are saying that in public perceptions, females appear to be more financially honest as opposed to the public perception regarding males in financial honesty. यही बात वर्ल्ड वाइड और बहुत सी जगह पे एप्लीकेबल भी है, including in educational psychology. और वो कैसे? Research has shown that those people who cheat, अगर हम सिर्फ चीटर्स को ही देखें तो उनकी एवरेज मेल्स में ज्यादा है, फीमेल्स में कम है. फीमेल्स cheat in educational institutions to a lesser degree as compared to males. अब इसकी क्या वजह है? ये हम ये नहीं कहेंगे कि मर्द होते ही बेईमान है या डिसऑनेस्ट है, या लड़के होते ही बेईमान और डिसऑनेस्ट है इन एजुकेशनल परस्यूट्स. नहीं, इसकी एक वजह माहिरीन नफ्सियात ने जो पॉइंट आउट की है वो ये है दैट मेल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी more achieving, therefore they are under greater pressure to perform well academically as opposed to females. Therefore, the probability of cheating in males increases because it is expected of them to be more honest, and it is expected less from the females to have academic excellence. क्योंकि माशरे की लोगों की एक्सपेक्टेशन ही फीमेल से ये नहीं है कि वो एकेडमिकली बहुत हाई परफॉर्मेंस दिखाएं, इसलिए उनमें चीटिंग भी कम है. हमें क्या करना चाहिए एज टीचर्स? आपको क्या करना चाहिए एज टीचर्स टू कर्टेल चीटिंग इन योर क्लासरूम्स? नंबर 1, सबसे अहम बात जिसका हमने पहले भी जिक्र किया कि द स्टूडेंट्स शुड नो दैट चीटिंग वुड बी कॉट, at that cheating would be punished. Number 2, भाई उस्ताद की हैसियत से ये मुझ पे भी जिम्मेदारी आयद होती है कि मैं अपने पर्चे इस तरह से बनाऊं, मैं अपना एग्जामिनेशन हॉल का एटमॉस्फेयर ऐसा करूं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो चीट ना कर पाएं.
और सबसे अहम बात, मैं इस मेहनत से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाऊं, इस मेहनत से उनकी तैयारी कराऊं कि उनको चीटिंग की जरूरत ही ना रहे. Those students who are well prepared for examinations, those students who are well prepared for tests, show less cheating as compared to those students who are not that well prepared. तो ये जिम्मेदारी आप पे और मुझ पे बहैसियत एक उस्ताद के भी आयद है, आप पे और मुझ पे बहैसियत एक बुजुर्ग के भी आयद होती है कि हम अपने स्टूडेंट्स को निहायत डिलीजेंटली पढ़ाएं और उनको इम्तिहान की तैयारी करवाएं. इससे आगे चलते हैं और एक और भी बात जहन में रखनी चाहिए कि हमने आपसे कहा कि स्टूडेंट्स जो हैं वो चीट इसलिए करते हैं क्योंकि उनमें एक फैक्टर जो है वो एकेडमिक एक्सेलेंस का भी इन्वॉल्व्ड है. We expect students to be academically excellent students. If we bring down that expectation to a lower level, cheating would also come down. We know that cheating gets encouraged when the pressure gets built up to perform academically well. तो इसलिए एकेडमिक हर वक्त की एकेडमिक की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की तवक्को जो है वो स्टूडेंट्स को चीटिंग की तरफ मायल करती है. उस्ताद की हैसियत से इसलिए आपको चाहिए कि ये जरूरत से ज्यादा इस तवक्को को तूल न दें कि वो एकेडमिकली वेल परफॉर्म करें. जरूरत से ज्यादा, ऑफ कोर्स, एज टीचर्स यू शुड बी प्राउड ऑफ वेल परफॉर्मेंस ऑफ योर स्टूडेंट्स, but at the same time, that expectation should not be brought to a degree, to a level where students become pressurized, and as a result of that pressure, they try and use all kinds of out-of-bound means to attain academic success. That should be avoided. So, lower level of expectation, diligent supervision, making sure that males are more closely supervised, making sure that students are well prepared for the exams are some of the methods, some of the ways in which cheating can be avoided. और आखिरी बात इस ज़िम्न में कि in the ultimate analysis, cheating is a two-way process. Supervisors must also ensure that cheating atmosphere is taken out of the examination systems. Relaxation should not be given. Supervision should be diligent. Well-prepared students should be allowed to take the exam. Boys and girls should be made sure that boys are more diligently watched while taking the exams. ये तमाम बातें अगर असातिज़ा अपनी नजर में रखेंगे तो वो चीटिंग जो है उसको कम कर पाएंगे. आज हमने अग्रेशन और चीटिंग के बारे में आपसे कुछ गुजारिशात की. अगली दफे किसी और टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत होंगे. जब तक के लिए इजाजत दीजिए. खुदा हाफिज.